नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको मूल प्रभाज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि मूल प्रभाज क्या है और पदार्थों का मूल प्रभाज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बच्चों, मूल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, इसे समझने के लिए आप पहले इसकी परिभाषा को पढ़िए। तो इसकी परिभाषा को हम लिख दे रहे हैं। लिखिए, इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उस पदार्थ का मूल प्रभाज कहलाता है। बच्चों, ये मूल प्रभाज की परिभाषा है। किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उस पदार्थ का मूल प्रभाज कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार देखिए, विलयन में जो पदार्थ उपस्थित है, विलयन में जो पदार्थ उपस्थित है, उस पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन में जो पदार्थ उपस्थित है उस पदार्थ के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मतलब बटा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो वही पदार्थ का क्या कहलाता है? मूल प्रभाज। तो दो चीजों का भाग देना है। देखिए, पदार्थ के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मतलब होता है बटा में लिखिए। तो इसे बटे के ऊपर लिखिए और कुल मोलों की संख्या को बटे के नीचे लिख दीजिए, तो वो अनुपात बन जाएगा और उसी अनुपात को क्या कहा जाएगा? पदार्थ का मूल प्रभाज। तो हम लोग यही करेंगे, जिस पदार्थ का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा उस पदार्थ के मोलों की संख्या पता करेंगे और उसे बटे के ऊपर लिखेंगे और कुल मोलों की संख्या पता करके उसे बटे के नीचे लिख देंगे और दोनों का भाग दे देंगे। जो आएगा वही है पदार्थ का मूल प्रभाज। अब देखिए, इसे हम एक सूत्र के रूप में लिख दे रहे हैं। देखिए, यहाँ एक चीज और लिख दीजिए। इसे मतलब मूल प्रभाज को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। मूल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों,
मान लिया जाए, माना 1 बिलियन है, माना 1 बिलियन है, जो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर, जो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर बना है। मान लिया जाए, माना 1 बिलियन है, जो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ बना दें। देखिए मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, और ये इसमें बिलियन भरा हुआ है, इसमें बिलियन है, ये बिलियन है। और बच्चों ये जो बिलियन है वो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर बना है, यानी कि इस बिलियन में पदार्थ ए भी है और इस बिलियन में पदार्थ बी भी है। 1 बिलियन है जो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर बना हुआ है, यानी इस बिलियन के अंदर पदार्थ ए भी है और पदार्थ बी है, और दोनों मिलकर क्या बना दिए हैं, 1 बिलियन। तो वही लिख दिए हैं कि माना 1 बिलियन है जो 2 पदार्थों से मिलकर बना है। अब बच्चों आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई बिलियन 2 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। यहाँ हम एक शब्द और जोड़ दे रहे हैं, माना 1 द्विअंगी बिलियन है जो 2 पदार्थों ए व बी से मिलकर बना है। अब क्या कीजिए बच्चों, तो इस बिलियन में जो जो पदार्थ मिले हैं उनके मोलों की संख्या निकालिए। इस बिलियन में देखिए पदार्थ ए मिला है, पदार्थ बी मिला है, इन दोनों पदार्थों ए व बी के मोलों की संख्या पता कीजिए। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, माना पदार्थ ए के मोलों की संख्या, माना पदार्थ ए के मोलों की संख्या बराबर यन ए है। ये पदार्थ ए के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा सवाल लगाते समय। यहाँ हम मान ले रहे हैं कि पदार्थ ए के मोलों की संख्या कितनी है, यन ए। यहाँ ए का मतलब पदार्थ से है, पदार्थ ए, और यन का मतलब होता है बच्चों मोलों की संख्या। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने बताया है आपको कि मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से, और पदार्थ ए के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ ए लिखिए। यानी ए का मतलब होगा पदार्थ ए के मोलों की संख्या। अब मान लिया जाए पदार्थ ए के मोलों की संख्या कितनी है, यानी, और सवाल लगाते समय इस यानी का मान हमें ढूंढना होगा। यहाँ हम सिर्फ मान ले रहे हैं। इसी तरह से बच्चों पदार्थ, माना पदार्थ बी के मोलों की संख्या बराबर यन बी। यन बी मतलब पदार्थ बी के मोलों की संख्या यन बी, यन बी। तो देखिए बच्चों इस बिलियन में 2 पदार्थ मिले थे, पदार्थ ए और बी, तो हम पदार्थ ए के मोलों की संख्या यन ए मान लिए हैं, पदार्थ बी के मोलों की संख्या यन बी मान लिए हैं। अब चूंकि दोनों पदार्थ बिलियन में उपस्थित हैं, बिलियन में उपस्थित हैं, इसलिए बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इसलिए कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, कुल मोलों की संख्या
तो कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि दोनों पदार्थ विलयन में है, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के लिए इन दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ना होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, Na प्लस Nb, ये कुल मोलों की संख्या हुई। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या है Na प्लस Nb। अब देखिए बच्चों, परिभाषा के अनुसार पदार्थ A का मोल प्रभाज निकाला जाए, तो चूंकि पदार्थ A का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो पदार्थ A के मोलों की संख्या को बटे के ऊपर पदार्थ A के मोलों की संख्या को बटे के ऊपर लिखिए, और एक जो कुल मोलों की संख्या है इसे कहाँ लिखिए? बटे के नीचे, तो अनुपात हो जाएगा। तो वही है पदार्थ A का मोल प्रभाज। देखिए परिभाषा के अनुसार पदार्थ A का मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करना है? यक्ष से। तो मोल प्रभाज को यक्ष लिखिए, और किसका निकाल रहे हैं? पदार्थ A का। यहाँ A लगाइए, यक्ष A हुआ। यक्ष A का मतलब हुआ पदार्थ A का मोल प्रभाज बराबर। अब देखिए, जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसी पदार्थ के मोलों की संख्या ऊपर लिखिए। पदार्थ A का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं ना, तो पदार्थ A के मोलों की संख्या को बटे के ऊपर लिखिए। तो देखिए पदार्थ A के मोलों की संख्या क्या है? Na। यहाँ Na लिखिए, और कुल मोलों की संख्या कहाँ लिखिए? बटे के नीचे। तो कुल मोलों की संख्या देखिए क्या है? Na प्लस Nb, यहाँ लिखिए Na प्लस Nb। तो देखिए इस सूत्र से बच्चों पदार्थ A का मोल प्रभाज आ जाएगा। इसी प्रकार पदार्थ B का मोल प्रभाज यक्ष B, पदार्थ B के मोल प्रभाज को क्या लिखेंगे? यक्ष B बराबर। अब देखिए पदार्थ B का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो पदार्थ B के मोलों की संख्या को बटे के ऊपर लिखिए, और बटे में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb कहाँ लिखिए? नीचे, Na प्लस Nb। तो देखिए बच्चों, इससे जो है, इस सूत्र से पदार्थ B का मोल प्रभाज मिल जाएगा, और इससे पदार्थ A का मोल प्रभाज यक्ष A मिल जाएगा। तो क्योंकि ये विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना था, तो दोनों पदार्थों का मोल प्रभाज हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब ये बच्चों पदार्थ A के मोलों की संख्या और पदार्थ B के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसका सूत्र है। देखिए Na कैसे निकालना है? Na मतलब समझते हैं ना? Na का मतलब पदार्थ A के मोलों की संख्या। तो देखिए Na कैसे ज्ञात करना है? तो यहाँ लिख लीजिए Na बराबर, देखिए आपको बताया गया था कि N बराबर होता है W बटे M। W बटे क्या होता है? M, मतलब भार बटे अणुभार। इसे भार कहते हैं या द्रव्यमान भी कहते हैं, चाहे भार कहिए चाहे द्रव्यमान, ऐसे क्या कहिए? अणुभार। तो N मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है भार बटे अणुभार। तो देखिए हमें Na निकालना है, तो N के बगल A लगा दिए हैं, तो यहाँ W के बगल A लगाइए और M के बगल भी A लगाइए। तो WA बटे MA। तो देखिए इस सूत्र से Na मिलेगा, तथा
एन बी देखिए कैसे मिलेगा। अब यहाँ देखिए बी लगा दिए हैं, देखिए एन बी, यहाँ बी लगाए एन बी बना है, यहाँ भी बी लगाइए, यहाँ भी बी, तो एम बी। तो इन सूत्रों से एन बी और एन ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए एन ए क्या है, पदार्थ ए के मोलों की संख्या। तो पदार्थ ए के मोलों की संख्या इस सूत्र से निकालेंगे। और एन बी देखिए क्या है, पदार्थ बी के मोलों की संख्या। पदार्थ बी के मोलों की संख्या हम इस सूत्र से निकालेंगे। यहाँ डब्ल्यू ए को कहा जाएगा पदार्थ ए का भार या द्रव्यमान, और बटे में पदार्थ ए का अणुभार, और डब्ल्यू बी को कहा जाएगा पदार्थ बी का भार या द्रव्यमान, और बटे में एम बी को कहा जाएगा पदार्थ बी का अणुभार। अब ये सब बच्चों आपको तब समझ में आएगा जब इसका सवाल बताया जाएगा तब। एक चीज और बच्चों, देखिए 1 बिलियन में जितने पदार्थ होते हैं, देखिए इस बिलियन में 2 पदार्थ है ना, 1 बिलियन में उपस्थित सभी पदार्थों का जो मोल प्रभाव जाता है, जैसे 1 बिलियन में 2 पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों का जो मोल प्रभाव आएगा उनको आप जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। यानी दोनों पदार्थों के मोल प्रभाजों का जोड़ कितना होता है, हमेशा 1 होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 ही बिलियन में उपस्थित 1 ही बिलियन में उपस्थित सभी पदार्थों का मोल प्रभाव सदैव उपस्थित सभी पदार्थों के मोल प्रभाव का योग 1 होता है। अर्थात देखिए बच्चों, पदार्थ ए का मोल प्रभाव यक्ष ए और पदार्थ बी का मोल प्रभाव यक्ष बी, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों पदार्थों के मोल प्रभाजों को जोड़ेंगे तो देखिए पदार्थ ए का मोल प्रभाव और पदार्थ बी का मोल प्रभाव दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए पदार्थ ए का मोल प्रभाव ये है, ये, और ये किसका मोल प्रभाव है, पदार्थ बी का। दोनों को जोड़ के देखिए, दोनों के बीच में प्लस लगा के देखिए, एन ए और बटे में एन ए प्लस एन बी, ये किसका मोल प्रभाव है, पदार्थ ए का, देखिए यही लिखे हैं, और प्लस लगा के पदार्थ बी का मोल प्रभाव लिखिए, एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। अब दोनों को हल कीजिए, देखिए दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, तो लघुत्तम लेने के लिए दोनों हरों में से एक हर लिखिए, एन ए प्लस एन बी। और जब हर समान रहते हैं तो दोनों हरों में से एक हर लिखा जाता है, अंश में जो जो लिखा है उसे ऐसे उतार देते हैं, एन ए प्लस एन बी, एन ए और प्लस एन बी। अब दोनों को देखिए काट दीजिए, कितना आया, 1। यानी कि पदार्थ ए का मोल प्रभाव पदार्थ बी का मोल प्रभाव जोड़ा गया तो उत्तर देखिए 1 आ रहा है। यही हम कह रहे हैं कि 1 ही बिलियन में उपस्थित जितने भी पदार्थ होंगे उनका मोल प्रभाव जब आ जाएगा तो उनको जोड़ेंगे तो उत्तर 1 आएगा। इसे तो बच्चों ये जो हम बता रहे हैं यहाँ, ये एक द्विअंगी विलयन के लिए बता रहे हैं, यानी ऐसा विलयन जो 2 पदार्थों से मिलकर बना रहे। अगर यही 3 पदार्थ से मिलकर बना होता विलयन तो देखिए उसके लिए क्या सूत्र होता,
इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई विलयन है जो 3 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कोई विलयन है, अब ये त्रिअंगी विलयन माना जाए। मान लिया जाए कि इसमें 3 पदार्थ हैं, ए, एक बी और एक पदार्थ है सी। तो 3 पदार्थों से मिलकर बना है, यानी त्रिअंगी विलयन के लिए। त्रिअंगी विलयन के लिए त्रिअंगी विलयन के लिए देखिए, अब क्योंकि ये जो विलयन बना हुआ है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना है, तो हमें इन तीनों पदार्थों का मोल प्रभाव निकालना होगा। तो क्या कीजिए, पहले इन तीनों पदार्थों के मोलों की संख्या निकालिए। तो ये सब हम सवाल में निकालेंगे, यहाँ हम तीनों पदार्थों के मोलों की संख्या मान रहे हैं। तो माना पदार्थ ए के मोलों की संख्या n A बराबर n A। इसी तरह पदार्थ बी के मोलों की संख्या बराबर n B। इसी तरह से पदार्थ सी के मोलों की संख्या बराबर n C। तो देखिए विलयन में 3 पदार्थ थे, तो तीनों पदार्थों के मोलों की संख्या को हम मान लिए हैं। पदार्थ ए के मोलों की संख्या n A, पदार्थ बी के मोलों की संख्या n B, पदार्थ सी के मोलों की संख्या n C। जो सवाल लगाएंगे हम लोग, इन तीनों का मान हम लोग ढूंढेंगे, n A, n B और n C। अब क्या कीजिए, क्योंकि ये तीनों पदार्थ मिलकर विलयन बना रहे हैं, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इसलिए विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या के लिए तीनों को क्या करें, तीनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ दें। तो n A प्लस n B प्लस n C। अब देखिए, अब एक एक पदार्थ का मोल प्रभाव निकाला जाए। जैसे पदार्थ ए का मोल प्रभाव, इसलिए पदार्थ ए का मोल प्रभाव तो यक्स ए बराबर, अब देखिए बच्चों, पदार्थ ए का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं ना, तो जिस पदार्थ का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं उसी पदार्थ के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए। तो किसका निकाल रहे हैं, पदार्थ ए का, तो पदार्थ ए के मोलों की संख्या n A को कहाँ लिखिए, बटे के ऊपर, और कुल मोलों की संख्या कहाँ लिख दीजिए, बटे के नीचे। तो कुल मोलों की संख्या बटे के नीचे लिखिए n A प्लस n B प्लस n C। इसी तरह से पदार्थ B का मोल प्रभाव यक्स B बराबर, अब देखिए पदार्थ बी का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं, तो पदार्थ बी के मोलों की संख्या यानी कि n B को ऊपर लिखिए, और कुल मोलों की संख्या जो है उसे, यहाँ 2 बार कुल मोलों की संख्या लिखा है क्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कहाँ लिखना है, बटे के नीचे, n A प्लस n B प्लस
NC। इसी तरह से पदार्थ C का मूल प्रभाज XC बराबर, अब देखिए बच्चों C का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, इसलिए C के मोलों की संख्या NC को कहाँ लिखें, बटे के ऊपर, और बटे में कुल मोलों की संख्या कहाँ लिख दें, बटे के नीचे, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो देखिए बच्चों ये जो सूत्र है इससे पदार्थ A का मोल प्रभाज आएगा, इससे पदार्थ B का मोल प्रभाज मिलेगा, इससे पदार्थ C का मोल प्रभाज मिल जाएगा। यानी कि विलयन जिन तीनों पदार्थों से मिलकर बना है उन तीनों पदार्थों का मोल प्रभाज इन सब सूत्रों से निकाला जा सकता है। अब यहाँ भी बच्चों, अब इन तीनों मोल प्रभाजों को अगर जोड़ा जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी तीनों पदार्थों का मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा एक आएगा। यहाँ ये लिख दीजिए कि एक ही विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है, अर्थात इन तीनों का मोल प्रभाज जोड़ें, अर्थात XA प्लस XB और प्लस XC। देखिए A का मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज, C का मोल प्रभाज, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये बच्चों त्रिअंगी विलयन के लिए है। बच्चों सवाल में द्विअंगी विलयन का सवाल भी मिलेगा, हम लोग द्विअंगी विलयन के लिए भी सवाल दिया जाता है मोल प्रभाज निकालने के लिए, और त्रिअंगी विलयन भी दिया जाता है मोल प्रभाज निकालने के लिए। यानी कि ऐसा विलयन देंगे जिसमें 2 पदार्थ मिले रहेंगे और ऐसा भी विलयन मिलेगा जिसमें 3 पदार्थ मिले रहेंगे, तो उनका मोल प्रभाज हम लोग इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और बच्चों इसके ठीक बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम मोल प्रभाज के द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं उन सबको हम बताएंगे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।